नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत पर। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरबीआई और इसका जो संगठन है और इसके जो कार्य हैं उसका ये रीट के अंदर लगा है। नया टॉपिक इकोनॉमिक्स भाग का है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य नाम से टॉपिक लगा है। साथ में यह आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर इकोनॉमिक्स से भी टॉपिक आता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बैंकिंग के लगभग सभी एग्जाम में यह टॉपिक अनिवार्य रूप से आता है। तो हमारा ये जो वीडियो रहेगा इसके अंदर हम बात करेंगे आरबीआई की स्थापना, इसकी प्रस्तावना और इसका जो केंद्रीय बोर्ड है उसके बारे में। और केंद्रीय बोर्ड के अंदर ये जो इतने इसके बोर्ड है, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, भुगतानों और निपटान प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड निदेशक और स्थानीय बोर्ड, इन पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आरबीआई का जो कानूनी ढांचा है वो क्या है, फिर इसके बाद इसका प्रमुख कार्य क्या है और फिर इसके विभाग, इसका कार्यालय, इसके प्रशिक्षण संस्थान और इसकी सहायक संस्थाएं, उन पर हम बात करेंगे। तो इसके बाद एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा टॉपिक रहेगा इसको हम क्रम वाइज पढ़ते जाएंगे और इसके साथ में आपको इसकी निःशुल्क पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षित भारत से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई की स्थापना के बारे में। तो आरबीआई है उसका अगर हम नॉर्मल सा परिचय करें तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और यह सभी बैंकों का संचालक है, सभी बैंकों का संचालक है, यानी कि मास्टर बैंक है। और रिजर्व बैंक है वो भारत की अर्थव्यवस्था को क्या है, नियंत्रित करता है। इसके बारे में हम इसके एक एक टॉपिक पर जो हमने अभी देखे हैं इन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसके बाद हमारा जो पहला है इसका टॉपिक कि इसकी स्थापना आरबीआई की। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो भारतीय रिजर्व बैंक है उस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित था, यानी स्टार्ट में जो आरबीआई है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में था। और बाद में इसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहाँ पर क्या है, गवर्नर बैठते हैं और जहाँ से नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। और अगर और हम इसके बारे में बात करें तो यह प्रारंभ में निजी स्वामित्व में था, यानी प्रारंभ में यह क्या था, एक प्राइवेट बैंक था। और 1949 में यानी 1949 में इसका क्या है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और उसके बाद इस पर जो इंडियन गवर्नमेंट है यानी भारत सरकार है उसका पूर्ण स्वामित्व हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी प्रस्तावना की आरबीआई की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य वर्णित किए गए हैं। और वो इस प्रकार है कि भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना, यानी कि जो मौद्रिक स्थिरता है उसको प्राप्त करने के लिए जो बैंक द्वारा नोट छापे जाते हैं, मुद्रा यानी कि जो हमारे मुद्रा के नोट है उसको छापा जाता है, निर्गम यानी उनको निकाला जाता है, उनको विनियमित करना कि कितना इनका, अब कब इनकी छपाई करनी है, कब नहीं करनी है, कितनी करनी है, ये सब इसका जो मुख्य कार्य है। और इसके साथ है प्रारक्षित निधि, यानी कि जो रिजर्व रेशियो है, रिजर्व फंड है, रिजर्व कोष है, उसको क्या है, बनाए रखना। यानी बैंक के पास एक रिजर्व निधि होती है उसको वह बनाए रखता है। और इसके साथ ही क्या है, सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है जो काफ़ी चर्चा में रहती है, जीडीपी ग्रोथ के नाम से भी जानी जाती है, उसकी वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य की स्थिरता बनाए रखना, यानी कि जो वस्तुएं हमें मिल रही है उनका जो मूल्य है उसकी स्थिरता बनाए रखना, महंगाई नहीं आ जाए और मंदी नहीं आ जाए, ऐसे एक संतुलन स्थापित करते हुए उस कार्य को बनाए रखना, ये इसकी प्रस्तावना में दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके केंद्रीय बोर्ड की, तो रिजर्व बैंक का काम है वो केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है। भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है। और इस बोर्ड की नियुक्ति है वो 4 वर्ष के लिए होती है। और इसका गठन है
उसके बारे में हम देखें कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें सरकारी निदेशक होते हैं और गैर सरकारी निदेशक होते हैं। अगर हम बात करें पूर्णकालिक की, तो पूर्णकालिक में गवर्नर होते हैं और अधिकतम में 4 उप गवर्नर होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इसके गैर सरकारी निदेशक की, अगर हम बात करें आरबीआई की, तो उसमें पूर्णकालिक है वो एक तो गवर्नर होता है जो भी कौन है, शक्तिकांत दास है, और 4 उसके उप गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर बोलते हैं जिनको, वो होते हैं। अगर हम गैर सरकारी निदेशक की बात करें तो ये सरकार द्वारा नामित होते हैं और कुछ अन्य में 4 अन्य निदेशक होते हैं, 4 अन्य निदेशक होते हैं और कुछ सरकार द्वारा नामित होते हैं। जो सरकार द्वारा नामित होते हैं इसमें 10 निदेशक होते हैं, 2 सरकारी अधिकारी होते हैं जिनमें से। ठीक है। अगर इसमें अन्य की बात करें तो 4 स्थानीय बोर्डों में प्रत्येक में 1 होता है। इसके 4 स्थानीय बोर्ड भी है, उसमें प्रत्येक में 1 होता है, वो 4 निदेशक इसके अन्य होते हैं, वो गैर सरकारी निदेशक में आते हैं। इसका कार्य क्या है, वो बैंक के क्रियाकलापों की देखरेख करना और निर्देशन करना। एक बात और बता दूं दोस्तों, हमारा ये जो जितना भी मैटर है वो आरबीआई की ओरिजिनल साइट से हमने लिया है, इसका स्रोत है वो आरबीआई की साइट है। ठीक है। और उसके साथ ही इसमें कुछ उपयोगी आंकड़े हैं वो हमने किताबों और हमारे टीम के द्वारा इसके अंदर इनपुट किए गए हैं। इसके बाद अगर हम देखें वर्तमान में आरबीआई का जो सरकारी निदेशक है उनकी बात करें तो इसमें जो पहला है वो श्री शक्तिकांत दास जी है, वो गवर्नर है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है वो श्री बीपी कानूरगू है, ये डिप्टी गवर्नर है। और इसके बाद श्री एमके जैन यानी महेश कुमार जैन है, वो भी डिप्टी गवर्नर है। और इसके बाद अगर हम बात करें एमडी पात्र की, तो ये भी डिप्टी गवर्नर है। और इसके बाद हम बात करें कि एम राजेश्वर राव, तो ये भी क्या है, डिप्टी गवर्नर है। अगर हम बात करें आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का कार्य है कि क्या है इसके केंद्रीय बोर्ड का कार्य, तो बैंकों के क्रियाकलापों की देखरेख और इसका निर्देशन इसका क्या है, प्रमुख कार्य है। इसके बाद अगर हम बात करें आरबीआई के स्थानीय बोर्ड की, तो देश के जो 4 क्षेत्र हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, इनमें एक एक क्या है, इसके 4 क्षेत्रों में 4 स्थानीय बोर्ड है। इसकी सदस्यता की बात करें, इनके जो स्थानीय बोर्ड है उनकी, तो प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और 4 वर्ष की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। इनके अगर हम कार्य की बात करें तो स्थानीय मामलों पर केंद्रीय बोर्ड को सलाह देना इसका कार्य होता है। और स्थानीय सहकारी तथा घरेलू बैंकों के प्रादेशिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करना इसका और कार्य है। और जो केंद्रीय बोर्ड इन्हें समय समय पर कुछ अन्य कार्य सौंपता है उनको यह निष्पादित करते हैं। तो इसके आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आरबीआई के स्थानीय बोर्ड है वो कहाँ कहाँ हैं, तो मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, नई दिल्ली में है। इनको ध्यान में रख लेना क्योंकि इनसे पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ है, और यह पूछ सकता है इनमें से कहाँ नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। इनके कार्यकाल को लेकर के और सदस्यों की संख्या को लेकर के और इनकी नियुक्ति को लेकर भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो इसी के अंदर केंद्रीय बोर्ड के अंदर आता है वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। तो हम वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बात करते हैं। यह रिजर्व बैंक यह कार्य वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार करता है। जो वित्तीय पर्यवेक्षण का कार्य होता है वो इसके दिशा निर्देशों के अनुसार करता है। इस बोर्ड की स्थापना है वो रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में की गई थी। तो इसकी स्थापना है वो कब की गई थी, इसकी स्थापना है वो की गई थी नवंबर 1994 में। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीएफएस का प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना, यानी ऑब्जर्वेशन इसका करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके बाद अगर हम देखें इसका गठन कैसे होता है, तो इस बोर्ड के बारे में अगर हम बात करें कि इसका गठन कैसे होता है, तो इस बोर्ड का गठन है वो केंद्रीय बोर्ड के 4 निदेशकों को सहयोजित सदस्य के रूप में 2 वर्ष की अवधि के लिए शामिल करके किया गया है तथा इसके गवर्नर है वो इसके अध्यक्ष हैं। गवर्नर है वो इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। रिजर्व बैंक के उप गवर्नर इनके पदेन सदस्य हैं। एक उप गवर्नर सामान्यतः बैंकिंग नियमन पर्यवेक्षण के प्रभारी उप गवर्नर को बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो ये क्या हो गया, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन हो गया, जो किसके अधीन आता है, केंद्रीय बोर्ड के अधीन आता है। अगर हम इसकी बैठकों के बारे में बात करें कि वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठकें कब होती है, तो बोर्ड की बैठक है वो सामान्यतः महीने में 1 बार आयोजित किया जाना जरूरी है, अनिवार्य है।
इस बैठक के दौरान पर्यवेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट और पर्यवेक्षण से संबंधित अन्य मामलों पर विचार किया जाता है। लेखा परीक्षा उप समिति के माध्यम से बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की सांविधिक लेखा परीक्षा और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी विचार करता है। इस उपलेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, उप गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड के 2 निदेशक इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब इसके बाद हम इसके अगली जो बिंदु है बैठक के बारे में उस पर बात करते हैं कि बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग DBS और गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग DNBS और वित्तीय संस्था प्रभाग FID के कार्यकलापों का निरीक्षण करता है, नियमन तथा पर्यवेक्षण संबंधी मामलों पर निर्देश जारी करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के कार्य, इसका जो बैठकों वाला टॉपिक था वो थोड़ा जटिल सा था। जो इसके कार्य हैं उनसे क्वेश्चन उठाने जाने की पूरी संभावना है, तो उनसे हम बात करते हैं कि वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड है जो RBI के केंद्रीय बोर्ड का, उसके क्या कार्य हैं। तो बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा किए गए प्रयत्नों में से निम्नलिखित शामिल है। तो इसमें पहला है वो बैंकों की निरीक्षण प्रणाली की पुनर्संरचना, कार्यस्थल से दूर की निगरानी को लागू करना, सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को सुदृढ़ करना। और अगले जो इसका कार्य है उसके अंदर हम देखते हैं कि पर्यवेक्षित संस्थाओं की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, ये इसके कार्य है। तो आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है इसके अंदर, कि जो संस्थाएं हैं उनको क्या है वो कहीं अंदर की जो उनकी प्रतिरक्षा है, यानी कि जो वित्तीय लेन देन है उनके अंदर सटीकता और उनकी सिक्योरिटी जैसे गोपनीयता जैसे मुद्दों का क्या है सुदृढ़ीकरण इसका भी कार्य में आता है। और जो वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड है इसके वर्तमान में लक्ष्य क्या क्या है, इन पर अगर हम बात करें तो वित्तीय संस्थाओं का निरीक्षण, समेकित लेखा कार्य, बैंक धोखाधड़ी से संबंधित कानूनी मामले, अनर्जक अस्थियों के निर्धारण में विविधता, बैंकों के लिए पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल, ये इसके क्या है वर्तमान में लक्ष्य है। इसके बाद बैंकों के धोखाधड़ी से संबंधित मामले इसी के अंदर आते हैं जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, PNB बैंक वाला समझ गए होंगे आप, उनसे संबंधित है। इसके बाद रिजर्व बैंक की जो कानूनी ढांचा है उसके बारे में बात करें तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर सर्वोच्च अधिनियम की किस अधिनियम के द्वारा इसका क्या है कानूनी ढांचा की अगर हम बात करें तो किस अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, प्रतिष्ठापित किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके बाद देखें तो विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम, फिर बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम और अलग अलग संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियम। कुल मिलाकर के हम उन सभी अधिनियमों के बारे में बात करेंगे, जो क्या है इसके कानूनी ढांचे से संबंधित है। तो इसके बाद सर्वोच्च अधिनियम की बात कर लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 जो इसकी स्थापना से रिलेटेड जो सर्वोच्च अधिनियम है उसकी बात करें तो ये सर्वोच्च अधिनियम है, 2 सर्वोच्च अधिनियम है, एक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंक कार्य विनियम अधिनियम 1949, ये 2 इसके सर्वोच्च अधिनियम माने जाते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 इसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह रिजर्व बैंक के कार्यों पर नियंत्रण करता है। दूसरा है बैंक विनियम अधिनियम 1949, इसकी बात करें तो वित्तीय क्षेत्र पर यह नियंत्रण करता है। इसके बाद अगर हम बात करें विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम, की अगर हम बात करें तो लोक ऋण अधिनियम 1944 या सरकारी प्रतिभूति अधिनियम प्रस्तावित है। तो इसका जो कार्य वो क्या है, सरकारी ऋण बाजार पर क्या है नियंत्रण रखना। उसके बाद आता है प्रतिभूति संविदा विनियम अधिनियम 1956, ये सभी जो अधिनियम है इसके कानूनी ढांचे को लेकर वो भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन उठाए जाने की पूरी संभावना रहती है। प्रतिभूति संविदा विनियम अधिनियम 1956, सरकारी प्रतिभूति बाजार पर नियंत्रण भारतीय। उसके बाद अगला जो इसका विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम है, इसके अगला जो है वो है भारतीय सिक्का अधिनियम 1906, जो कॉइन है सिक्के हैं उनसे रिलेटेड अधिनियम 1906 का है। वो है मुद्रा को
और मुद्रा और सिक्कों पर नियंत्रण। इसके बाद अगर हम बात करें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999, इस अधिनियम की बात करें तो यह व्यापार और विदेशी मुद्रा बाजार पर नियंत्रण करता है। इसके बाद अगला जो हमारा है वो है कानूनी ढांचे के अंदर कि बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम। इनके बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी अधिनियम 1956 और 2013, ये है अधिनियम था जो 1956 का था, 2013 में इसको संशोधित कर दिया गया था। इसके बारे में बात करें तो यह कंपनी के रूप में बैंकों पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970 या 80, 1970, ये यहाँ पर मिसप्रिंट होगी थोड़ी सी, 1970 या 1980, ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है। इसके तहत ये इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके टाइम में लेके आया गया था। इस अधिनियम के तहत क्या है, बैंकिंग कंपनी जो उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970 जो 80 का था, उसके तहत बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित था। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि यह अधिनियम किस प्रधानमंत्री काल में आया था, तो इसका आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी आईजी, इनके काल में आया था ये जब पीएम थी। और इसके बाद बैंकर बहिसाक्ष्य अधिनियम 1891 और बैंकिंग गोपनीयता अधिनियम प्रकार में लिखित अधिनियम 1881, ये 1891 का, ये भी क्या है, बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में आते हैं। इसके बाद हमारा है अगला जो इसी के अंदर टॉपिक कानूनी ढांचे के अंदर कि अलग अलग संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियम है। उसमें है भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1954 और औद्योगिक विकास बैंक उपक्रम का अंतरण और निरीक्षण अधिनियम 2003। और इसके बाद है औद्योगिक वित्त निगम उपक्रम का अंतरण और निरीक्षण अधिनियम 1993। और इसके बाद है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी अधिनियम। ये जो अधिनियम है वो अलग अलग संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियम है। इस भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के तहत एसबीआई बैंक को क्या है, नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है उसके अंदर आता है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य। यह क्या है, रीट के अंदर जोड़ा गया नए वाला टॉपिकों में से है और अति महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मौद्रिक प्राधिकारी, वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक, विदेशी मुद्रा प्रबंधक, मुद्रा जारीकर्ता, विकासात्मक भूमिका संबंधित कार्य, इन सबको हम पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर इसकी बात बताऊं तो ये आरबीआई की जो मूल साइट है, वहाँ से हमने कंटेंट को लिया है और इसके साथ में कुछ हमारे इनपुट इसके अंदर दिए हैं, साथ में कुछ उपयोगी पुस्तकों, अति महत्वपूर्ण पुस्तकों के भी सारांश इसके अंदर जोड़े गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और इन नोट्स को लेते हो तो ये हमारी गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस टॉपिक से कम। इसके बाद हम इसके प्रमुख कार्यों में एक एक को देखते हैं। तो मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में इसका जो कार्य है आरबीआई का, वो है मौद्रिक नीति तैयार करना, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को क्या है, तैयार करना, उसका कार्यान्वयन करना, उसकी निगरानी करता है, ये है आरबीआई। और इसका उद्देश्य क्या है, विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना, यानी कि हमारा जो विकास का उद्देश्य है उसको ध्यान में रखा जाता है कि विकास निरंतर होना चाहिए और मूल्य की स्थिरता भी बनी रहनी चाहिए, ना महंगाई आए ना मंदी आए। ये इसका क्या है, कार्य आता है मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में। जैसे मुद्रा अपस्फीति और मुद्रास्फीति दोनों को क्या है, कंट्रोल करना, ये इसका कार्य होता है, जिसके अंदर रेपो रेट होती है, बैंक रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, उनको क्या है, कम या ज़्यादा किया जाता है। और यह मंथली मौद्रिक नीति की तिमाही पर, प्रत्येक तिमाही पर होती है, मंथली पर तो नहीं होती है, प्रत्येक तिमाही पर होती है और प्रत्येक 6 माही पर होती है और सालाना होती है मौद्रिक नीति की जो समिति है उसकी बैठक, जिसमें इनको क्या है, कम या ज़्यादा रेपो रेट वगैरह को कम या ज़्यादा किया जाता है। फिर अगला जो आरबीआई का कार्य है वो वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक का कार्य है, यानी ऑब्जर्वर का कार्य है और रेगुलेटर का कार्य है। वित्तीय जो प्रणाली है
फाइनेंशियल सिस्टम है उसका क्या है, रेगुलेटर और ऑब्जर्वर का कार्य भी आरबीआई करता है। बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना इसका क्या है, कार्य में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो आरबीआई का कार्य है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधक, तो जो फॉरेन जो करेंसी होती है, फॉरेन मनी होती है, उसको क्या है, मैनेजमेंट का कार्य करता है, मैनेजर होता है उसका। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का यह क्या करता है, प्रबंध करता है। इसका उद्देश्य क्या है, विदेशी व्यापार भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना इसका क्या है, कार्य है। ठीक है, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है ना देश का, जिसके तहत उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी मजबूती का पता लगाया जाता है, तो उसका भी यही आरबीआई ही प्रबंधक है। अब बात करते हैं मुद्रा जारीकर्ता की। जैसे घर में एक बंदा नहीं होता क्या पैसे देने वाला, उसी प्रकार देश को पैसे देने वाली जो संस्था है वो मुद्रा जारीकर्ता के रूप में आरबीआई है। वो क्या है, आरबीआई है। तो यह क्या करता है, करेंसी जारी करता है। जैसे पापा नहीं करते हैं कि बच्चों के लिए, बच्चे पैसे मांगते हैं, उसके बाद उनके पापा है उनको पैसे देते हैं, तो उसी प्रकार जो देश का पापा है पैसे देने के मामले में वो कौन है, वो है आरबीआई, वो है आरबीआई। और करेंसी जारी भी करता है और उनका क्या है, रेगुलेशन भी करता है, रेगुलेट भी उसको करता है। और परिचालन के लिए, मुद्रा परिचालन के लिए योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करता है। मान लीजिए अगर कोई नोट है जो क्या है इतना चलन में आने के बाद जर्जर अवस्था में पहुंच गया है और वो आगे उसको क्या है, कोई भी मुद्रा विनिमय के तहत उनको लेना या देना स्वीकार नहीं करता है। जैसे फटा हुआ नोट है, अति जर्जर नोट है, तो उसको यही नष्ट करता है। सिक्के होते हैं वो फटते तो नहीं है लेकिन वो घिस जाते हैं लंबे समय तक परिचालन में आने के कारण, लेन देन में लंबे समय तक रहने पर उनके ऊपर जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है ना, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, भारतीय रिजर्व बैंक, वो सब क्या है, घिस जाता है। उससे क्या है, वो बस केवल एक लोहे का छोटा सा पतला टुकड़े जैसा दिखाई देने लग जाता है, उनको भी यही नष्ट करता है। और इसका उद्देश्य क्या है, आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कराना। तो नए नोट और नए सिक्के मिलते हैं वो आरबीआई का इसके कार्य के तहत उद्देश्य है। इसके बाद विकासात्मक भूमिका देखें अगर हम आरबीआई की, तो राष्ट्रीय उद्देश्यों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर प्रोत्साहनात्मक कार्य करना। जैसे कोई चीज़ के लिए ऋण देना, आरबीआई जो विकास के कार्यों के लिए फंडिंग करते हैं ना, वही इसी के अंदर आता है। गरीबी उन्मूलन के लिए है या जो कुपोषण है उससे लड़ने के लिए फंडिंग करती है, वो सभी इसी के अंदर आता है। और अगर हम बात करें संबंधित कार्य की, आरबीआई के जो संबंधित कार्य है वो है, तो वो क्या है, तो यह सरकार का बैंकर है, सरकार का बैंकर है। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है और उनके बैंकर का कार्य भी करता है। जब सरकार को ऋण की जरूरत होती है तो उन्हें आरबीआई देता है ऋण काफ़ी हद तक देश के अंदर। तो बैंकों के लिए बैंकर है, यह बैंकों के लिए बैंकर है, यानी सभी बैंक है उनके बैंकों के बैंक खाते भी यह आरबीआई ही रखता है। जैसे आपका खाता पीएनबी में है या एसबीआई में है, तो उनका भी एसबीआई और पीएनबी जैसे वाणिज्यिक या अनुसूचित बैंक है उसकी सूची के अंदर, उनका भी यही बैंक है। तो ये इसके संबंधित कार्यों में आता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि आरबीआई के संबंधित कार्यों में निम्न में से कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। तो यह सरकार का भी बैंकर है और बैंकों के लिए बैंकर है। ये दोनों इसके जो कार्य है ये आरबीआई के संबंधित कार्यों में आते हैं, मूल कार्यों में नहीं आते। अब अगर हम बात करें आरबीआई के कार्यालय की, तो 27 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वर्तमान में आरबीआई के क्या है, वर्तमान में आरबीआई के कितने कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय, और 4 इसके उप कार्यालय है, जिनमें अधिकांश है वो कहाँ पर है, राज्यों की राजधानियों में स्थित है। तो कितने हैं क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय है 27। इसके बाद अगर हम बात देखें कि आरबीआई का मुंबई वाला मुख्यालय है वो कैसा है, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो ये है। और इसके बाद अगर हम देखें तो आरबीआई के जो प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ कहाँ है, तो आरबीआई के 5 प्रशिक्षण संस्थान हैं, 2 संस्थान नामत हैं,
रिजर्व बैंक के अंग है। 2 संस्थाएं हैं, वो इनमें से रिजर्व बैंक के अंग हैं, जिनमें कौन कौन सा है, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय तथा रिजर्व बैंक का स्टाफ महाविद्यालय, ये 2 है। वो क्या है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये क्या है, आरबीआई के क्या है, आरबीआई के ही अंग है। और अन्य स्वायत्त संस्थाएं जो इसी के प्रशिक्षण संस्थाओं में आती है वो है राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान जिसे IGIDR के रूप में भी जाना जाता है, और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान IDRBT है। ये 3 है वो इसके अन्य स्वायत्त संस्थाएं हैं जिनमें क्या है, प्रशिक्षण, आरबीआई का प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है, प्रशिक्षण संस्थान के रूप में ये जाने जाते हैं। इसके बाद आरबीआई की सहायक संस्थाओं की अगर हम बात करें तो इसके पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं के बारे में बात करें तो भारतीय निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC है, वो इसके पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं में से एक है। और भारतीय अगली जो इसकी संस्था है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL, ये है जहाँ पर क्या है, बैंक के जो नोट है उनके छपाई का कार्य होता है। बैंक के जो नोट होते हैं, आरबीआई जो हमें नोट जारी करता है उनके मुद्रण यानी छपाई का कार्य भी इसी के अंदर होता है। ये आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं में आती है। और अगली जो संस्था है वो है आरबीआई बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, जिसे रेबिट के रूप में भी जाना जाता है। और भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाएं IFTAS के रूप में जो जानी जाती है वो भी इसके पूर्ण स्वामित्व वाली संस्थाओं में आती हैं। तो कुल 4 जो संस्थाएं हैं वो क्या है, आरबीआई की सहायक संस्थाएं हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, जल्दी से इसका क्या है, रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्थापना, इसके संगठन और कार्य की अगर हम बात करें, अगर हम इसके संगठन और कार्य की बात करें तो इसमें क्या है, स्थापना पड़ी थी, उसके बाद प्रस्तावना, फिर केंद्रीय बोर्ड, फिर उस केंद्रीय बोर्ड के अंदर हमने 4 संस्थाओं के बारे में पढ़ा था। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय बोर्ड निदेशक और स्थानीय बोर्ड। फिर अगर हम बात करें तो आरबीआई का कानूनी ढांचा, इसके प्रमुख कार्य, इसके विभाग, इसका कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान, सहायक संस्थाएं। इसके बाद हमने आरबीआई के रूप में जाना था कि यह केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसके बाद हमने स्थापना की बात करी थी, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका स्टार्ट में जो कार्यालय था वो कोलकाता में था और 1937 में इसको मुंबई के अंदर स्थापित कर दिया गया था। और ये जो मुख्य कार्यालय है वहाँ पर गवर्नर बैठते हैं और नीतियाँ निर्धारित की जाती है। और पहले यह प्राइवेट बैंक था लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना के बारे में अगर हम देखें तो इसमें इसके मूल कार्यों के बारे में बताया गया है कि मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए बैंक के नोटों को निर्गम करना, यानी बैंकों के जो नोटों की छपाई है उसको रेगुलेट करना, कितने छापने कितने नहीं छापने, और जो आरक्षित निधि है उसको बनाए रखना, और देश के हित में क्या है, मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करना, और जो मौद्रिक नीति है उसके फ्रेमवर्क को रखना, और वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। अगर फिर इसके बाद में हमने केंद्रीय बोर्ड के बारे में पढ़ा था, यह केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा संचालित होता है और इनका जो गठन है 4 वर्ष के लिए होता है। इसमें सरकारी निदेशक होते हैं जिनमें 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। फिर इसके गैर सरकारी निदेशकों के बारे में बात किया था जिनमें सरकार द्वारा नामित होते हैं, और अन्य में 4 होते हैं जो प्रत्येक स्थानीय बोर्डों में होते हैं। सरकार द्वारा नामित होते हैं उनमें 10 निदेशक होते हैं, 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। उसके बाद हमने आरबीआई के वर्तमान में सरकारी निदेशक के बारे में बात की थी कि शक्तिकांत दास है वो गवर्नर है, और बीपी कानूनगो है वो डिप्टी गवर्नर है, श्री महेश कुमार जैन डिप्टी गवर्नर है, एमडी पात्र है वो उप गवर्नर है यानी डिप्टी गवर्नर है, और एम राजेश्वर राव है वो डिप्टी गवर्नर है। और इसके कार्य के बाद अगर हम बात करें तो बैंकों के क्रियाकलापों के देखरेख और निर्देशन इसका कार्य है। आरबीआई के स्थानीय बोर्ड की अगर हम बात करें तो 4 क्षेत्रों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में 1-1 है, 5 सदस्य होते हैं प्रत्येक में। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, 4 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। और ये इनके फिर हमने कार्य के बारे में पढ़ा था, और फिर इसके बारे में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, और इसकी एक समिति के रूप में नवंबर 1994 में स्थापना की गई थी। और इसके उद्देश्यों के बारे में बात करें तो यह प्राथमिक उद्देश्य है वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है।
वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के गठन के बारे में बात की थी और केंद्रीय बोर्ड में 4 निदेशकों के संयोजित सदस्य के रूप में 2 वर्ष की अवधि के लिए शामिल करके इसको गठित किया गया है। गवर्नर इसके अध्यक्ष हैं और डिप्टी गवर्नर इसके जो पदेन सदस्य होते हैं। और इसके बाद इसकी बैठकों के बारे में बात की थी जो महीने में 1 बार आयोजित करवाना जरूरी है। और इसके बाद अगर हम इसके कार्य के बारे में बात करें तो बैंकों के निरीक्षण प्रणाली की पुनर्संरचना, कार्यस्थल से दूर निगरानी को लागू करना, सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका को सुदृढ़ करना और पर्यवेक्षण संस्थाओं की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना। और इसके लक्ष्य के बारे में बात की थी हमने, ये इसके लक्ष्य हो गए। और इसके बाद हमने भारतीय रिजर्व बैंक का जो कानूनी ढांचा है उसके अंदर हमने देखा था कि सर्वोच्च अधिनियम, विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम, बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम, अलग अलग संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियम के तहत हमने इसके कानूनी ढांचे को देखा था। और उसके अंदर हमने क्या किया था, जो सर्वोच्च अधिनियम है इसमें 2 महत्वपूर्ण अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद विशिष्ट कार्यों को करने के लिए कुछ अधिनियम है। और अगर हम बता दें तो इसी के तहत इसकी स्थापना की गई है। आरबीआई पर नियंत्रण का कार्य करता है, ये वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण करता है और इनके अलग अलग कार्य हैं। इसके बाद बैंकिंग परिचालन को नियंत्रित करने वाले अधिनियम के बारे में हमने बात की थी। और ये जो बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण अंतरण अधिनियम है, इसके तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, अति महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद अगर हम बात करें अलग अलग संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले अधिनियम है तो ये सभी अधिनियम आ गए। और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम है 1954 वाला, इनके तहत क्या है, एसबीआई बैंक को क्या है नियंत्रित किया जाता है। ये अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग अधिनियम बने हैं नियंत्रित करने के लिए। और अगर हम आरबीआई के कार्य के बारे में देखें तो ये रीट के लिए अति महत्वपूर्ण है और मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है, वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक का कार्य करता है, विदेशी मुद्रा का प्रबंध करता है, मुद्रा जारी करता है, विकासात्मक भूमिका है। संबंधित इसके कार्य भी आरबीआई के प्रमुख कार्यों में आते हैं जिनको हमने विस्तार में यहाँ पर पढ़ा था। और इसके बाद हमने इसके कार्यालय की बात की तो इसके 27 क्षेत्रीय कार्यालय है, 4 उप कार्यालय जो अधिकांश राज्यों की राजधानियों में है। ये मुंबई स्थित इसका हेडक्वार्टर है आरबीआई का। और इसके प्रशिक्षण संस्थानों की बात करें तो इसके 5 प्रशिक्षण संस्थान हैं जिसमें क्या है, केंद्रीय बैंकिंग महाविद्यालय और रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय और रिजर्व बैंक की क्या है अंग है। और अन्य स्वायत्त संस्थाओं की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान है और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास संस्थान है। ये इनके अन्य स्वायत्त संस्थाएं हैं आरबीआई की। इसके बाद आरबीआई की सहायक संस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा था तो ये इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली 4 संस्थाएं हैं जिसमें एक रैबिट होगी, एक IFTS होगी, एक BRBNMPL होगी और एक DICGC होगी। और ये जो BRBNMPL है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर नोटों की छपाई का कार्य किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ करंट अफेयर के लिए भी जुड़ सकते हैं और इंडियन ज्योग्राफी और अन्य के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। और धन्यवाद।